मेरे लिए ये जानना कि एक ऑफिसर जिसकी मैंने ब्रेवरी के बारे में 1 साल पहले स्टोरी लिखा कि हाउ ब्रेव ही वाज टू गो देयर एंड ब्रिंग दोस पीपल सेफली, मेरे लिए वो एक शॉक था कि जब मुझे पता चला कि वो मर गए वो इंसिडेंट में। बट आई रिमेम्बर वन ऑपोजिशन लीडर एंड वन ये थोड़े साल पहले की बात है, वन ऑपोजिशन लीडर एंड वन जो स्टैट्यूटरी कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, वेल, and when they came as corporators, हम publicly देखे when they are criticizing each other on a public forum, behind the doors ऐसे नहीं रहे। काफी टाइम तो ऐसे हो जाता है if they are from a certain area, certain locality, तो BMC से घर जाते समय भी ये लोग साथ में चले जाएंगे। I think the only gap here is which I really think civic authorities ने ये भरनी चाहिए, इस coastal road जैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें BST की बसेस चलानी चाहिए। क्योंकि क्यों एक कॉमन पब्लिक जो शायद से नहीं अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट कार या उबर ओला वगैरह जैसे सर्विसेज, वो क्यों नहीं उसको यूज करके उसका कम्यूट आसान कर पाए। 10 रुपीज के टिकट लेके बेस्ट बस से वो मरीन ड्राइव टू बैंड्रा अगर 10 मिनट में पहुंच सकता है तो इट्स सो बेनिफिशियल। कि मुमरा में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, 70+ लोग मरे थे वो बिल्डिंग में। वहां पे एक बच्ची थी, शी हैड सर्वाइव्ड दैट इंसिडेंट बिकॉज वो निकली थी ट्यूशन क्लास के लिए। तो एग्जैक्टली वही टाइम पे बिल्डिंग क्रैश हुआ। ट्रैजिक इंसिडेंट जहाँ पे एक डॉक्टर, वेरी वेल नोन डॉक्टर, एक मैनहोल में गिर के मर गए थे। फ्लडिंग था इधर ही परेल में ही हुआ था ये इंसिडेंट। इट वाज अ एक्सट्रीम रेन डे, वो डॉक्टर घर जा रहे थे एंड ही फेल, वो मैनहोल ओपन था। इट वाज सच अ ट्रैजिक स्टोरी क्योंकि वहाँ की जो स्लम के लड़के हैं जो वहाँ पे रहते थे, उन्होंने वो मैनहोल ओपन किया था बिकॉज वो पानी इतना भर गया था कि उनके घर के अंदर जा रहा था। तो वो लड़कों को बाद में अरेस्ट किया गया क्योंकि सीसीटीवी में देखा कि दे हैड गॉन एंड ओपन रहती थी। दादर में टीचर थी, वो आ रही थी, सुबह का स्कूल हुआ करता था उसको। So around 7:30 कुछ तो ये दादर स्टेशन पे उतरी because she had to go, तो she was waiting for a taxi। एक ट्रक आया वहां से, वो ट्रक ने एक झाड़ को मारा, that driver lost control, वो झाड़ को जाके मारा एंड वो झाड़ है ये लीडी पे आके गिर गया। एक किक मिलता है अभी भी कितना भी बोलो, एक जर्नलिस्ट के लिए अपना बायलाइन पेपर में देखना इज gives you a different kind of high। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सीनियर जर्नलिस्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर हैं। जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है इस जर्नलिज्म में आने के बाद। सो लेट्स वेलकम ऋचा पिंटो। थैंक यू ऋचा, आपका इस पॉडकास्ट पर वक्त निकालने के लिए। कि मैं जानता हूं कि एक जर्नलिस्ट बहुत ही बिजी होता है, उसको एक शेड्यूल में से अपने टाइम निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। थैंक यू अगेन। ऋचा, हम बात करेंगे आपके जर्नी से कि आपने इस फील्ड में आने से पहले क्या सोचा। मतलब कि आपने ये ऑब्वियसली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई आना नहीं चाहता, लेकिन आपने जर्नलिज्म के साथ साथ आपने लॉ भी किया है। तो क्या कॉम्बिनेशन था इन दोनों फील्ड को साथ में लेकर आप जर्नलिज्म में आई? मैंने अपना मीडिया का जो जर्नलिज्म कोर्स था कंप्लीट किया सेंट जेवियर्स कॉलेज के साथ। उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब था डीएनए न्यूज़पेपर के साथ मुंबई में। तो वहाँ पे व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, तभी इट वाज आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय करियर, तो आई थॉट इट वाज आल्सो देयर वाज आल्सो अ नीड टू अपस्किल माय सेल्फ। तो I decided to pursue LLB. तो I did my LLB while I was working। मतलब सुबह I used to go to classes, I used to, मतलब वो सुबह का रहता था। रेगुलर किया, मतलब रेगुलर 3 years का LLB कोर्स किया मैंने एंड फिर उसके बाद विथ माय जॉब। एंड आज अगर मैं देखूं 16 साल बाद, I think it has been a great help because as a journalist काफी बार you stumble upon भले ही मैं अभी सिविक जर्नलिज्म में, हार्डकोर सिविक जर्नलिज्म में हूँ, लेकिन वो क्राइम स्टोरीज कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है। इट गेट्स एंटवाइंड, आई विल से। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग क्रैश हो गया तो वहां पे देयर इज एन FIR इन द मैटर। सो यू नो एट दैट टाइम ऑल आवर सेक्शंस, आवर लीगल सेक्शंस, कौन से सेक्शन के अंडर किसको बुक किया गया है, दैट रियली हेल्प्स यू। देन you are able to look at all these things with a different lens. It's not that you are purely looking at it just to report. You know what that section means. Exactly. You know, unlike another journalist, maybe that person will have to Google and find out. Exactly. But I think for me, it is, I know at the back of my mind. So that learning has really helped, I will say. Very good.
मतलब एग्जैक्टली जब आपको पता है कि अगर ये लॉ में ये सेक्शंस लगे हुए हैं तो इस पे ये वाला इल्जाम लगा होगा. हाँ, yeah. It's easier to. I will say it more than anything. It gives me an upper hand in my own domain. ऋषा जी, जैसे कि आपको पता है कि हर साल फ्लड की प्रॉब्लम, गार्बेज की प्रॉब्लम, सीवरेज की प्रॉब्लम, हर साल सेम कंप्लेंट आपको मिलती है. तो आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती है? मतलब ये हर साल सेम कंप्लेंट आपके पास आती है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका जिम्मेदार या इसका विलन आप किसको समझती है? या तो ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, या पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, या खुद जो मुंबईकर आवाज़ नहीं उठाते. मतलब कौन इसका जिम्मेदार है जो सेम चीज़ हर साल सेम प्रॉब्लम आपके सामने आती है? I genuinely believe कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए there needs to be all the three stakeholders, politicians, bureaucrats and common public need to come together and play their own roles that they are there for very truthfully. जैसे कि अगर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो there should be zero tolerance. Zero tolerance मतलब अगर कोई रास्ता बन रहा है and वो हमें लगता है वो खराब बन रहा है, तो we should for instance we should not accept that work of that contractor, चाहे उसको रीडू करना पड़े. अगर हम वो एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि एज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम नहीं सबस्टैंडर्ड वर्क एक्सेप्ट करेंगे किसी से भी, तो there will be lesser and lesser chances that anybody with that kind of an intention will be able to get into the system. So I think there has to be zero tolerance. अगर हम इंटरनेशनल सिटीज की बात करें, दुबई वगैरह, हम जाते हैं वहाँ पे, the roads are so good. हम सब बोलते हैं ना, it's such a pleasure to drive on a road. But all I'm trying to say is, I think somewhere people are very scared of the system there. लोगों को लगता है कि अगर हम कुछ भी, if we try to in any way try to give a work that is shoddy in nature, हमको या तो they will whatever the action will be so steep that we will not be able to deal with it. So I think वो kind of policy यहाँ पे लाना नंबर 1 बहुत जरूरी है. जीरो टॉलरेंस जरूरी भी है, शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या मुश्किल नहीं है? अगर विल पावर नहीं है तो we are not doing justice to our citizens. ना टैक्स पेइंग सिटीजंस है हम सब. And second is, I think as citizens we need to play our roles or fulfill our responsibilities also ably. अगर हमें फॉर इंस्टेंस रिसेंटली आई वाज शायद मैं थाने स्टेशन पे थी और मैंने देखा कि एस्केलेटर, वहाँ का जो रेलिंग रहता है एस्केलेटर का, यू नो इट इज अ सॉफ्ट रेलिंग जहाँ पे वो अंदर देयर इज, ताकि आप हाथ रखिए तो वो थोड़ा सॉफ्ट रहे, रफ नहीं रहे, कुशन टाइप. किसी ने वो फाड़ दिया था, वो एस्केलेटर का जो कुशन रेलिंग था वो फाड़ दिया. मतलब गवर्नमेंट दे रही है ना हमें सुविधा, तो हम उसको मेंटेन तो करें. क्या हम यही पॉलिसी या यही बिहेवियर कहाँ बाहर के देश में जाके हम करेंगे ये सब? वहां तो वी आर सो केयरफुल व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक रूल्स आल्सो, राइट? सीट, हम पीछे भी बैठे गाड़ी की, हम सीट बेल्ट डालेंगे, तो वो एक डर रहना चाहिए. मतलब इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि हैवी पेनल्टी लगे इसके ऊपर. जीरो टॉलरेंस, आई एम टेलिंग यू, जब तक जीरो टॉलरेंस नहीं है हर सेक्टर में. अगर कहीं पे स्लम बन गया, अगर हम उस बोलते ठीक है ये एक ही स्लम है या 2 स्लम है, नो, देयर शुड बी वहां के वहां उसको डिमोलिश कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे ना हो कल जाके वो पूरी बस्ती बन जाए एंड देन फिर हमें उनको रिहैब करना है. ये क्यों करे सरकार? दिशा, आपने टेडेक्स पे टॉक भी दिया है जिसका जो सब्जेक्ट था वो अनवेलिंग द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरीज था, राइट? तो जर्नलिज्म के पीछे ऐसी कौन सी स्टोरी है जो कभी पब्लिक के सामने आपने उसको नहीं बताया? सबको पता है कि सिविक जो कवर करता है वो बहुत ही स्ट्रगल करता है, मतलब काफ़ी उसको रोड पे घूमना, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करना, धूप बारिश, लाइक सारी चीज़ों के सामने उसको इग्नोर करके सब जाना पड़ता है. तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इस सिविक बीट पे थामे रखा? अदरवाइज आप बॉलीवुड भी कर सकती थी, बिजनेस भी कर सकते थे, काफ़ी सारी और भी बीट्स है जिसमें लग्जरी होती है, इतना मेहनत नहीं होती. तो ऐसी कौन सी बात थी? सिविक बीट मुझे दिया गया था व्हेन आई जॉइंड टाइम्स ऑफ इंडिया वे बैक. देन आई वाज आस्क्ड टू डू सिविक रिपोर्टिंग, तो वो बाय डिफॉल्ट हो गया, तो आई टुक इट अप. बट आई फील
I have been able to do this for the last maybe more than अभी 10 years से यही कर रही हूँ. It has somewhere or the other helped me build my own expertise in the field. Today अभी for instance मैंने 2017 का civic elections देखा था, मैंने अभी 2026 का civic elections देखा है. I feel I can for a matter of fact tell you कि 2017 के जो 227 corporators थे, इसमें से I know at least 150 plus, like you know I have spoken to them at some point of time. So I will say I have held on to this beat. It has really helped me gain an expertise in a particular matter. Like a lot of times I have reporter friends who will come and ask me an incident जो शायद से 10 साल पहले हुआ, but अभी भी, जैसे अभी मैंने आपको कालबा देवी का इंसिडेंट बताया, ओके, फायर का, ये हुआ है, अगर आप जाके फाइन गूगल करें तो इट हैज अ 2015 इंसिडेंट. आज हम 2026 में बैठे हैं, बट आई स्टिल सो विविडली रिमेम्बर इट दैट आई थिंक it has in some way these so many years of reporting on civic matters, on climate change, has somewhere helped me build my own expertise in the field. Good. मतलब कहीं ना कहीं आपको मजा भी आता है करने में. मजा अभी also अब you know people also rely on you, like they know if there is a civic issue. ऐसे मुझे बहुत satisfaction मिलता है इस बात का कि you know people know if there is a civic problem, they will actually reach out to me and tell me, and they come with so much faith that वो you know you feel very happy that they say आप लिखोगे तो शायद से some change will happen. I don't know if you have tracked this story of mine. ये hanging garden का जो reservoir है नीचे, it is one of the closest stories I have done in my career. जो हैंगिंग गार्डन्स है मुंबई के लिए एक आइकॉनिक गार्डन है. मतलब कौन सा बच्चा है जो नहीं गया है वहां पे. हम खुद whatever our age may be, we all have gone there for school picnic. तो when there was a proposal in 2023 कि वो गार्डन्स को डेमोलिश करना है, उसके नीचे जो रिजर्वॉयर है जहां से मुंबई को यू नो साउथ मुंबई गेट्स वाटर, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है. तो there was such an outburst and I remember एक डॉक्टर थी वहां पे, उन्होंने मुझे एक इवनिंग he called me up and he told me you know मैं हैंगिंग गार्डन आया हूँ वॉक के लिए, यहाँ पे काफी झाड़ों पे ना नोटिस लगाई गई है कि they want to cut the trees because they are rebuilding the reservoir beneath. वहां से स्टार्ट हुआ वो. मेरे लिए तो एक वो क्या बोलते हैं, इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि एक डॉक्टर गए हैं, उन्होंने फोन करके बताया. वहां से जो आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग ऑन इट कि यू नो फॉर, क्योंकि वो 7 years का प्लान था कि फॉर 7 years गार्डन्स विल नॉट बी देयर, एंड क्योंकि वो रिजर्वॉयर रीबिल्ड करना है. एंड मलबार हिल इज आल्सो वेरी एफ्लुएंशियल एंड अपमार्केट एरिया इन मुंबई. तो when that story appeared, there was such an outburst वहां के लोगों में, because people, लोगों के लाइफ चली गई है. वहां पे वॉक के लिए जाते हैं लोग, बच्चों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, दे couldn't think that you know ये गार्डन नहीं रहेगा. ताकि बल्कि बीएमसी ने कहा कि हम ये गार्डन वापस बनाएंगे, रिजर्वॉयर को रिकंस्ट्रक्ट करके वापस. 7 साल का गैप, 7 साल में कितना कुछ हो जाता है. So people couldn't. And let me tell you, today तभी the plan was to cut and transplant 389 trees. लोगों का रेजिस्टेंस हुआ उसको लेके. आज हम 2026 में बैठे हैं. The proposal is come back again. The BMC has decided to not demolish this gardens. उसको वो वहीं पे रिपेयर करेंगे वो रिजर्वॉयर को. And the number of trees has come down from 389 to 76. Okay. तो ये वाला प्लान पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब जो अभी मोर देन एनीथिंग आई थिंक तभी प्लान था कि वो पूरा रिजर्वॉयर को डेमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज दैट रिजर्वॉयर इज अ 100-year-old रिजर्वॉयर, मोर देन 100-year-old. ब्रिटिशर्स ने बनाई थी उसे. एक्चुअली वहां से जो अपना पूरा साउथ मुंबई बेल्ट है वहां पे पानी आता है, पानी सप्लाई होता है. अच्छा, ये काफी लोगों को पता नहीं है. हाँ. So like your A, what is your Kulaba, B is डोंगरी, सी मरीन ड्राइव, डी मलबार रेल, वालकेश्वर, नेपियन सी रोड. वहां का सो जो हमारे लेक्स है, लेक से जो पानी आता है वो फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है. फिर वो फिल्ट्रेशन प्लांट से डायरेक्टली हमारे घर नहीं आता है, वो ये रिजर्वॉयर में स्टोर होता है. यहाँ से वो फिल्ट्रेशन प्लांट से यहाँ पे पानी लाया जाता है, एंड देन यहाँ से वो आता है
हमारे घर के टैंक्स, मतलब बिल्डिंग के टैंक्स में, फिर टैंक से, हाँ. So anyways, the point is that that story has been so close to my heart because I have tracked that story from the time there was a plan to demolish that garden to today, where they have said कि हम gardens को ऐसे ही रखेंगे एंड हम रिपेयर करेंगे उसको फेज बाय फेज. ऋचा, अच्छा एक बात बताइए कि जैसे कि जर्नलिज्म में एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मतलब अगर आपको न्यूज़ वगैरह चाहिए किसी से भी, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, पॉलिटिशियंस हो, इन्फॉर्मर्स हो, कोई भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली तो इसलिए आपको एक्सेस होना उनका बहुत ज़रूरी है, और आपके उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी तो वो आपको न्यूज़ देते हैं. तो कभी ऐसा हुआ है कि उसी बंदे के खिलाफ आपके पास कुछ न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ को आपने टोन डाउन कर दिया इसकी वजह से कि अगर वो ये न्यूज़ कैरी हुई तो उसके मेरे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपको? So I will like to tell you how this works. I always believe कि as a journalist my job is to report, never put my opinion. अगर मुझे कुछ लगता है किसी के बारे में, I will never allow that to reflect in the paper. I will always write what. So for instance, if I am reporting about anybody, whether that's a corporator, an MLA, a bureaucrat, if it is to do with something they have done, then there is one thumb rule I always follow, and that is if it is about a particular person, not an issue, I will always ensure that their version is in the report, because it is I feel very important. You as a journalist, you cannot write a one sided story. आप किसी के बारे में एलिगेशन कर रहे हो तो you have to ensure कि what that person has to say is equally a part of that story. Not ऐसे कि आपने पूरा रिपोर्ट लिख दिया और नीचे 2 लाइन लिख दिया उसके बारे में कि इन्होंने ये कहा. नहीं, you have to equally write about that person, ताकि कल जाके that person cannot raise a finger on you and say कि you didn't give me an opportunity to talk. अच्छा ऋचा, कभी आपको ऐसा लगा है कि बीइंग अ वुमेन जर्नलिस्ट आपको मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? जैसे कि एक मेल अगर है तो वो लेट नाइट काम कर सकता है, कहीं ऐसे एरियो में जा सकता है जहाँ पर वो ऑब्वियसली उसको रिस्क थोड़ा कम है, लेकिन ऑब्वियसली एक वुमेन होने के नाते आप ऐसे शहरी एरिया में नहीं जा सकती जहाँ पर रिस्क हो सकता है, रिस्क बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी होता है. तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार हाँ, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या मेरे पास चैलेंजेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन मेल जर्नलिस्ट के? Good question actually. So as a woman journalist, I think Asif, honestly, everything finally boils down to hard work. आप कहीं पे भी चले जाओ, रात को चले जाओ, बट अगर आप डिलीजेंटली और ऑनेस्टली अपना काम नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं. आई फॉर इंस्टेंस, अगर कोई इंसिडेंट हो गया एंड मुझे रात तक रुकना पड़े, ऑब्वियसली आई टेक केयर ऑन माई साइड दैट आई विल टेक अ कैब एंड कम होम वगैरह. आई विल नॉट, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट ऑल्सो आई विल नॉट वेट, बिकॉज अभी मैं तो न्यूज़पेपर में हूँ, 12 बजे के बाद रुकने का भी फायदा नहीं, बिकॉज 12 o'clock the paper goes. So if it is late, I myself also take precautions that I will come finish my this and take a cab and go back. But I think that अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री में आप कितने diligently और how much hard work you are ready to put into your job is everything that talks about a professional. तो आई हैव ऑलवेज लाइक, अभी तो बहुत साल हो गए, बट फ्रॉम डे वन, अगर इफ आई हैव फेल्ट देयर इज अ नीड, एक जर्नलिस्ट का सबसे बेसिक है कि अगर कुछ इंसिडेंट हुआ, यू हैव टू गो टू द स्पॉट. आप ये नहीं कर सकते कि फोन करके बात कर लिया वगैरह. यू शुड, स्पेशली अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो नो चांस. ऑल्सो बिकॉज आई फील आपको फील्ड पे जो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, the kind of human interest stories जो आपको फील्ड पे मिलेंगे वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा. So, वो एक वन ऑन वन कनेक्शन, फर्स्ट वर्जन है, वन ऑन वन कनेक्शन हो जाता है. आपको वहीं पे सब मिलेंगे, पुलिस वाले भी मिल जाएंगे, सिविक अथॉरिटीज भी मिल जाएंगे जो इम्पैक्टेड अफेक्टेड है. जैसे आई रिमेम्बर ये पवई में there was a stone pelting incident that had happened 2 साल पहले because BMC was demolishing some slums. So as a woman और as a male journalist, हम दोनों के लिए वो चैलेंजिंग था वहां पे जाना, बिकॉज स्टोन पेल्टिंग हो रहा था.
but I felt that I have to go there, it is my job, I have to go and see. तो मैंने इनफैक्ट मेरे टेड टॉक में भी ये कहा था, एक जर्नलिस्ट वो इंसान है कि जब सब लोग किसी डिजास्टर से बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, फायर हो गया या बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, सब निकल रहे हैं वहां से, एक जर्नलिस्ट है जो अंदर जा रहा है सीन के, टू सी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग वगैरह. आई एम नॉट जैसे हमारे अथॉरिटीज वगैरह तो रहते ही है, फायर ब्रिगेड हो गया, एम्बुलेंस हो गया, वो सब रहते हैं बिकॉज उनको वो हैंडल करना है. लेकिन अगर वो छोड़ के अगर कोई और है हु इज रशिंग इन टू सी व्हाट हैज हैपेंड फर्स्ट हैंड, तो वो जर्नलिस्ट है. रिचा, आप ट्विटर पे भी हो, @richa_pinto पे, ठीक है? तो वो स्टोरी क्या थी जिस पे आपको ट्रोल किया गया? काफ़ी ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था, तो क्या स्टोरी थी पूरी वो? It was last year when I was told on the there was this Maratha Morcha that Mumbai में हुआ था, तो तभी I was as a reporter whatever, they came to Mumbai and I kept posting about what they were doing and they were on streets and आपको पता है सब बंद हो गया था क्योंकि traffic also couldn't move. And so when I had posted about that, there was a certain section of the society which thought that I was posting against the community, which in fact I should also say that tabhi there was also mere khud ke fraternity ke log ho, a lot of common public came out in support saying that she is just doing her job posting about it. So I honestly think it's a part and parcel of the profession. Trolling vagere, you just need to realize that you are a public figure, people know you, so you need to take it as it comes, one step at a time. रिचा, आपने शिवसेना एंड बीजेपी के अलायंस को काफ़ी क्लोजली कवर किया है, तो कुछ ऐसी बात है कि जो लोगों को नहीं पता और आपने जब वो देखा तो आपको बड़ा सरप्राइज हुआ कि अरे यार, ये तो लोगों को बिल्कुल नहीं पता और सीन तो कुछ ऐसा है, इसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर के डर्टी गेम्स, अगर आपको पता चला जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और आपको काफ़ी सरप्राइज हुआ? So for instance, a lot of these people जो politicians बन चुके हैं, they may be affiliated to a particular party, but they have known each other because it's a field ना, it's a profession ना. हम भी अपने profession में लोगों को जानते हैं जो same चीज कर रहे हैं, तो चाहे opposition और ruling के दो लोग हो, but they a lot of times they have a very good personal equation. मतलब शायद से उनके थॉट प्रोसेसेस वगैरह सेम ना हो, उनका जो एजेंडा हो वो सेम ना हो, बट इनफैक्ट आई रिमेम्बर वन ऑपोजिशन लीडर एंड वन ये थोड़े साल पहले की बात है, वन ऑपोजिशन लीडर एंड वन जो स्टैट्यूटरी कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, they used to work together in a factory. वो पहले जो फैक्ट्रीज हुआ करते थे उसमें they used to work together, they knew each other so well, and when they came as corporators they were in different parties वगैरह, तो उनका वो रैपो रहता है. सो अगर हम पब्लिकली देखें where they are criticizing each other on a public forum, behind the doors ऐसे नहीं रहता, people are very civil. मतलब काफी टाइम तो ऐसे हो जाता है if they are from a certain area, certain locality, तो BMC से घर जाते समय भी ये लोग साथ में चले जाएंगे. और कई सारे अब तो हम लोग क्लिप भी देखी है कि यार तुम तो इतना एक दूसरे को हाँ या अभी से also आसिफ, अभी because of social media everything is up there, लेकिन ये अभी की बात नहीं है, पहले से चला आ रहा है. people have known each other, like as I said it's a profession ना, we also know people of our profession. ओके रिचा, तो बताइए, जैसे कि AI सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा है और इसका असर मेरे ख्याल से दुनिया की हर चीज़ों पे पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में AI जर्नलिज्म पे भी असर डालेगा और ये जो ट्रेडिशनल जो वे है जो जर्नलिज्म का, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? मतलब आप किस तरह से देखती हैं इसको, मतलब कि क्या ये जर्नलिज्म बाकी रहेगा ट्रेडिशनल जो जर्नलिस्ट आज करते हैं आने वाले चंद सालों में, तो क्या बोलेंगे आप इस पे? I think traditional journalism will be there. People still want their newspaper with their morning cup of tea. काफी ऐसे लोग हैं. Yes, obviously we cannot deny today that social media में information या news break हो जाती है. At there on then कुछ हो गया, लोग ऐसे देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, पता चल जाता है वहां पे. But अभी मैं recently एक politician से बात कर रही थी BMC में, and he said कि
the reason he still wants a Times of India or another newspaper in the morning when he is with his cup of tea is because he feels newspapers are not rushing into anything. वो लोग detailing करेंगे उस पे, मतलब they have that time to read, to go and find out. So I think traditional newspapers खत्म नहीं होने वाले. There will be, they are, शायद से it may not be as prevalent as before, but they are said to be here. But at the same time, it's also important that we don't deny that social media and AI has taken over a lot of it. जैसे कि कोई अगर information you take and you put it in AI and you tell it to convert it into a news story, वो हो जाता है. But as a reader today is very clever. उसको समझता है कि कितना इसमें social media, कितना इसमें AI use हुआ है and how much the reporter has actually written. So I have seen people actually come and tell me that it doesn't look like your news report doesn't look very robotic, doesn't look very structured. ऐसा लगता है that you have genuinely gone, met people and written about it. बहुत खुशी होती है ये सुन के. नहीं, exactly. Obviously, पर ये जो नई जनरेशन, जैसे कि आपने मुझे बताया कि न्यूज़पेपर पकड़ना और सुबह की चाय के साथ में, ये हो सकता है कि उन लोगों की बात करें जो एक नाउ अभी 50s में चल रहा है. Definitely. न्यू जनरेशन ने तो ये टेस्ट कभी किया ही नहीं. True. वो लोग कभी इस चीज को मिस ही नहीं करे. True. उनके लिए तो बस वही है, स्क्रोलिंग है. True. है ना? तो कहीं ना कहीं मतलब वो अभी. So I'm saying we cannot ignore that traditional journalism is facing a lot of challenge, but at the same time, I think it is unlikely that it's going to get wiped off. सही बात. मुंबई के जो डेवलपमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हुए, जैसे कोस्टल हो गया, ये मेट्रोज हो गए, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन से प्रोजेक्ट ऐसे जो सही में पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया, या कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिकली अपनी माइलेज लेने के लिए बना दिया जिसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी? ऐसा कभी कुछ लगा आपको इस बड़े प्रोजेक्ट को लेके? So I don't know, coastal road को देखा जाए तो it is often criticized that it is a very car centric project. People who can afford a car only can use the project, क्योंकि अभी तक there are no adequate best buses वगैरह. True. See, coastal road has been a game changer for Mumbai's travel. अगर आप बात करें तो nobody can imagine कि आप Marine Drive to Bandra 10 मिनट में पहुंच सकते हो. इतना स्मूथ हो गया. आई एम श्योर आप भी यू हैव ऑल्सो टेकन द रोड. सो इट वाज, अगर हम 7-8 साल की बात करें तो इट वाज अनइमेजिनेबल. इमेजिन एक सिटी को हम वी हैव रिक्लेम्ड द सी एंड मेड द रोड. आई हैव तो सीन दैट होल reclamation take place. I had gone there when, as a journalist, I think it's really great how we get to see projects from the time they are conceived. तो when they had started bringing in those stones वो रिक्लेम करने के लिए. आप सोचिए आज जो रास्ता जहाँ से हम जाते हैं वो एक टाइम पे पानी हुआ करता था. So the point here is that while coastal road is called a car centric project and all that, but Mumbai also needed that kind of infrastructure. I think the only gap here is, which I really think civic authorities ने ये भरनी चाहिए, इस coastal road जैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें BST की बसेस चलानी चाहिए. क्योंकि क्यों एक कॉमन पब्लिक जो शायद से नहीं अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट कार या उबर ओला वगैरह जैसी सर्विसेज, वो क्यों नहीं उसको यूज करके उसका कम्यूट आसान कर पाए. 10 रुपीज के टिकट लेके बेस्ट बस से वो मरीन ड्राइव टू बैंड्रा अगर 10 मिनट में पहुंच सकता है तो इट्स सो बेनिफिशियल. कितने लोग मरीन ड्राइव में काम करते हैं, जैसे ऑफिसेज है नरीमन पॉइंट में, मंत्रालय वगैरह, उनकी जो स्टाफ है, हाउ मच दे विल बेनिफिट पीपल हु नाउ have to go to the station and take a train, because train is very affordable. आप कितनी भी बात करो, today people still metro वगैरह आ गई है, लेकिन people not everybody can afford that kind of commute. ना expensive हो जाता है. आज भी लोकल का 10 रुपए टिकट है आज भी. and क्योंकि a lot of people are not earning that kind of money to afford a 40 rupee metro ticket. Exactly. That's true. But I feel public transport को we really need to promote. सही बात. अच्छा, इसी प्रोजेक्ट के बीच में एक और प्रोजेक्ट है जो जिसको काफी मतलब कि ऐसा माना जाता है कि क्यों बना, वो है मोनो. मतलब उसको ना ही लोग ज्यादा यूज करते हैं. आपको लगता है कि इसका क्या प्लान रहा होगा, ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ? आपके हिसाब से सक्सेस क्यों नहीं? मुझे लगता है सक्सेस इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इट टेक्स अ रूट दैट इज नॉट कॉमनली यूज्ड. अच्छा.
वी नीड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन दोज एरियाज जहाँ पे ऑलरेडी भीड़ है और लोग वो रूट यूज कर रहे हैं. जैसे अभी आप बात करें वीटी स्टेशन की, तो वहां से अगर आप कुछ भी बनाओ, people will use it, right? That Like is I true. know a lot of BMC staff, Hmm. because I cover BMC also, who take the metro to reach their home. It is expensive, but हाँ. I'm saying it makes commute so easy and it's comfortable. You're traveling in an air conditioned, हाँ. in an air conditional rail. So I think whenever any infrastructure project is conceived, it will take off if that is a commonly used route. अगर वहाँ पे there is a demand, it's as simple as demand supply ना. अगर demand है तो वहाँ पे supply तो कीजिए, बनाइए वरना हाँ. I think it fails to take off. Projects Exactly. fail to take off. हाँ, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली लोगों से पूछता कि मोनो में ट्रैवल किया नहीं किया, मतलब इतने साल हो गया किसी ने देखा तक नहीं आज तक. ऐसे हजारों आपको लोग मिलेंगे True, मुंबई true. के अंदर. तो I think there is a lot of factors at play. एक तो है demand, second है that costly, third है that it is also about commute ना, how connected easy India. or difficult it is to reach your final destination. दैट इज ट्रू. अच्छा, आपने मिड डे में, ऑब्वियसली आप मिड डे में थी टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले, और उसके बाद में भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने, तो दोनों के जो न्यूज़ रूम जो होते हैं उसमें कल्चर में क्या फ़र्क आपको लगा? क्योंकि देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक ब्रॉडशीट है, ब्रॉडशीट है. जो मिड डे है वो टैबलॉइड है. आई थिंक डिफरेंस अगर हम बात करें तो इट इज इन द वे न्यूज स्टोरीज आर प्रेजेंटेड. बहुत सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ ये. टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी इंसिडेंट को, अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, फायर हो गया, तो उसको होलिस्टिकली देखेगा कि दिस बिल्डिंग कोलैप्स्ड एंड ये हादसा हुआ, ये वो उनका फ्रंट पेज स्टोरी होगा. लेकिन अगर हम टैबलॉइड्स की बात करें, जैसे मिड डे वगैरह हो गए, तो वहां पे दे विल पिक अप ऑन वन ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी. जैसे कि एक बच्ची जो शायद से वो बिल्डिंग में रहती थी, लेकिन उसका ट्यूशन क्लास था और वो निकल गई, इसीलिए वो बच गई. वो इनफैक्ट मैंने ऐसा एक केस खुद ने कवर किया था जब मैं मिड डे में थी. मुंब्रा में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, 70+ लोग मरे थे वो बिल्डिंग में. वहां पे एक बच्ची थी, शी हैड सर्वाइव दैट इंसिडेंट बिकॉज वो निकली थी ट्यूशन क्लास के लिए. तो एग्जैक्टली वही टाइम पे बिल्डिंग क्रैश हुआ. तो हाउ दैट स्टोरी वेंट ऑन टू बिकम अ पेज वन स्टोरी वहां पे. तो इट इज ऑल अबाउट टैबलॉइड्स आर स्मॉलर इन साइज वगैरह, तो पीपल पिक अप विद दैट इंटरेस्ट. अ ब्रॉडशीट जनरली हैज मोर डिटेल्स इन इट. तो अगर आपको रिपोर्टिंग के ऊपर, अगर जर्नी के ऊपर अगर आपको एक बुक लिखनी पड़ी, तो उसका क्या टाइटल होगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा? कभी सोचा नहीं इसके बारे में ऑनेस्टली, लेकिन समवेयर आई थिंक आई वुड लाइक टू डॉक्यूमेंट द डिजास्टर्स दैट आई हैव कवर्ड इन मुंबई. काफी तरह के डिजास्टर्स देखे हैं, फ्रॉम फ्लडिंग. आई डोंट नो यू आर अवेयर, देयर वी हैड अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट जहाँ पे एक डॉक्टर, वेरी वेल नोन डॉक्टर, एक मैनहोल में गिर के मर गए थे. फ्लडिंग था इधर ही पर, लो परेल में ही हुआ था ये इंसिडेंट. इट वाज अ एक्सट्रीम रेन डे, वो डॉक्टर घर जा रहे थे एंड ही फेल, वो मैनहोल ओपन था. इट वाज सच अ ट्रैजिक स्टोरी, क्योंकि वहाँ के जो स्लम के लड़के हैं जो वहाँ पे रहते थे, उन्होंने वो मैनहोल ओपन किया था बिकॉज वो पानी इतना भर गया था कि उनके घर के अंदर जा रहा था. तो वो पानी को एस्केप नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने वो मैनहोल जाके ओपन किया ताकि वो पानी उसमें जाए, एंड उतने में वो डॉक्टर आके उसमें गिर गए. तो वो लड़कों को बाद में अरेस्ट किया गया क्योंकि सीसीटीवी में दिखा कि दे हैड गॉन एंड ओपनड इट. तो इट इज सच अ डबल वैमी ना. इन्होंने अपना घर बचाने के लिए उसे खोला एंड दिस डॉक्टर लॉस्ट हिज लाइफ. इट इज लाइक समथिंग, किसको ब्लेम किया जाए, बात ये है. सो आई थिंक इतने प्रकार के डिजास्टर्स आई हैव गॉट अ चांस टू लुक एट थ्रू अ जर्नलिस्टिक लेंस. एक और ऐसा ही बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था. एक टीचर थी, वसैया विरार में रहती थी, दादर में टीचर थी. अभी 2-3 साल पहले की बात है. वो आ रही थी, सुबह का स्कूल हुआ करता था उसको. सो अराउंड 7-7:30 कुछ, तो ये दादर स्टेशन पे उतरी बिकॉज शी हैड टू गो. तो शी वाज वेटिंग फॉर अ टैक्सी. आप बिलीव नहीं करोगे, एक ट्रक आया वहां से. वो ट्रक ने एक झाड़ को मारा. दैट ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, वो झाड़ को जाके मारा, एंड वो झाड़ है ये लेडी पे आके गिर गया. तो आप सोचिए, एक स्मॉल इंसिडेंट, जैसे एक मैनहोल ओपन रहना, एक झाड़ आकर किसी पे गिरना, ये
एक इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सही हम बात हमारे लिए एज अ जर्नलिस्ट वो एक रिपोर्ट है जो हम वहां पे लिखते हैं उसके बारे में, लेकिन वी हैव टू रियलाइज दैट पर्सन्स लाइफ हैज चेंज्ड फॉर एवर। तो आई फील आई वुड लाइक टू डॉक्यूमेंट दीज सम ऑफ दीज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। है। ऋषा, आप मुझे बताइए कि आपको अपनी पहली स्टोरी याद है कि वो कब पब्लिश हुई थी? याद है कि मतलब कि यार मैंने इस पे करी थी, और जब वो पब्लिश हुई तो एक जर्नलिस्ट सबसे पहले अपनी स्टोरी छपी हुई देखता तो उस वक्त आपको कैसा लगा? बहुत साल पहले की बात है, आई हाँ। थिंक 2007 की बात है। मैं आपके बायलान इंटर्न के थी, साथ आई थी हाँ वो? मेरे बाइलाइन के हाँ। साथ आई थी, 2007 में था। हम्म, मैं इंटर्न हुआ करती थी टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा। में, एंड इट वाज एक्चुअली दो ऐसे स्टोरीज है विच आई रियली क्लियरली रिमेम्बर। वन वाज इट वाज अ फ्रंट पेज स्टोरी। देयर वाज अच्छा। तभी ना लैपटॉप्स नए आए थे, लोग लैपटॉप्स लेके ऑफिस जाते थे। अच्छा, अभी अच्छा। तो बहुत कॉमन है कल्चर, मैं ये हम्म। 2007 की बात कर रही हूँ तो आप समझ सकते हो। लैपटॉप्स हैड जस्ट कम इन, तो एक लेडी थी, शी हैज कैरिंग हर लैपटॉप इन हर हम्म, ऑन हर शोल्डर, हम्म, एंड शी क्लाइम्ड इन अ वेरी क्राउडेड अच्छा, ट्रेन। बहुत पीक आवर था एंड शी फेल, अच्छा, एंड उसने हील्स पहने थे। तो मुझे आज तक याद है, उसका हेडलाइन था वो अच्छा, स्टोरी का, हाई हील्स एंड लैपटॉप स्पेल डेथ फॉर एग्जिक। अच्छा। क्योंकि हील्स था उसका लैपटॉप, शी डाइड, शी फेल डाउन फ्रॉम हर, क्योंकि वो इतना क्राउडेड था। वो एक स्टोरी था, वो मेरे बाईलाइन के साथ आई थी, फ्रंट पेज थी। सेकेंड स्टोरी विच आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर फ्रॉम माई क्राइम की स्टोरी थी, वो अर्ली डेज ऑफ जर्नलिज्म। देयर वाज दिस मारिया सुसाइराज एंड नीरज ग्रोवर केस, अगर आप जानते हो हाँ, तो हाँ, वो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इन दैट केस आई वाज, वो जो नीरज ग्रोवर के फादर थे, उनसे मिलने वो के मर्चेंट लिए, नेवी वगैरह। हाँ हाँ, मर्चेंट हाँ, नेवी में थे। हाँ। सो उनके फादर थे, क्योंकि तभी तक तो मिसिंग था, हम्म, इनिशियली आप जानते थे वो मिसिंग कंप्लेन था। हम्म, तो आई वाज सेंट टू गो एंड इंटरव्यू द फादर, बिकॉज आई वाज टोल्ड कि देयर इज दिस मैन जिसका बेटा मिसिंग है, तो जाके देख लो क्या है वगैरह। सो आई रिमेम्बर गोइंग टू हिज हाउस एंड आई, अंधेरी में रहते थे वो, ये भी तभी की बात है। एंड आई इंटरव्यूड है, मैंने पूछा तो वो तभी बोले थे कि मेरा लड़का ना मोबाइल कहीं भूल के नहीं आता है, तो कैसे उसका मोबाइल यहाँ पे रह गया। सो आई हैड इंटरव्यूड हिम। मैं शाम को ऑफिस आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया बीटी में हमारा ऑफिस है। व्हेन आई केम बैक शाम को, जो हमारे क्राइम रिपोर्टर है जो कवर करते हैं, अहमद अली करके, उन्होंने बोला कि दिस मैन हैज बीन किल्ड, अच्छा, ये मिसिंग नहीं है। ये अच्छा, अब तक क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था अच्छा, वगैरह। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैंने तो, मेरे लिए तो फिर अभी मिसिंग का स्टोरी ही नहीं रहा तभी। हाँ, तो फिर मेरे जो एडिटर थे तभी, तो उन्होंने बोला कि यू राइट द स्टोरी इन अ वे सेइंग दैट हाउ दे हैड सस्पेक्टेड द पर्सन टू अच्छा। हैव, दे न्यू, मतलब क्योंकि उन्होंने बोला था वी सस्पेक्ट दिस गर्ल प्रोबेबली इज हाँ, इन्वॉल्व हाँ, वगैरह। हाँ। तो मैंने वैसे ही लिखा था वो स्टोरी। अच्छा, सो दोज आर सम ऑफ माय अर्लियर स्टोरीज आई रिमेम्बर वेरी वेल। गुड, गुड। तो पहले स्टोरी देखने के बाद एक अलग सा बूस्ट एक मिलता हो किक ना? मिलता है। बोले यार अभी स्टोरी भी, यार। अभी भी कितना हाँ, भी बोलो, एक दैट जर्नलिस्ट इज के ट्रू। लिए अपना बाईलाइन पेपर में हाँ, देखना इज दैट इज ट्रू। गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हाई। और मैं आपको हाँ, बोलूं, जर्नलिज्म जो है, इट्स अ ग्रेट लेवल। आप एक गोवंडी मानकुड़ के स्लम में भी जाओगे, और वहां पे भी आई रिमेम्बर जब भी वहां पे आग लगती थी डंपिंग ग्राउंड में, कितने बार हम वहां पे जाते थे। अच्छा, इनफैक्ट देयर इज अ रिपोर्टर जो बीएमसी कवर करते, जो वहां पे रहते थे, हाँ, तो हम उनको पूछ के जाते थे वहां पे। एंड यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू, जैसे जो कोस्टल रोड बना है, आई रिमेम्बर आई हैव सीन इट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, किसी के हाँ, घर से। हाँ, ब्रिज कैंडी में एक लेडी हाँ, रहती है, उनके घर से, मतलब मैंने एक्चुअली वो रोड को बनते देखा है, हाँ, कैसे पानी था घर के सामने हाँ, उनके, और फिर वो कैसे रास्ता बना। तो यू गेट टू सी मुंबई इन अ डिफरेंट लेंस, एग्जैक्टली, मुंबई क्या, एग्जैक्टली। द एंटायर। हाँ, तो ऋषा, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट बड़ा वेलकम। बड़ा अच्छा लगा बात करके, बड़ा बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग जानने के लिए मिली। आपका जो व्यू पॉइंट हमने जाना, तो ये थी हमारे साथ ऋषा पिंटो। आपने इनकी बात सुनी, उम्मीद है आपको इनकी बात में मज़ा आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें समझने पड़ी होगी कि कौन से सिस्टम को कैसे चलना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऋचा। थैंक यू।